फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर रंजीत सिंह। आज मैं लिटरेचर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा, कोलोनियलिज्म। ये ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरी है जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो पीजी की पढ़ाई कर रहे हैं उनके सिलेबस का हिस्सा भी है, और इस बार एलटी इंग्लिश एग्जाम के सिलेबस में भी ऐड कर दिया गया है कोलोनियलिज्म, पोस्ट कोलोनियलिज्म। पहले मैं बात करूंगा कोलोनियलिज्म, ये क्या होता है, किस किस क्रिटिक ने कोलोनियलिज्म को लेकर अपने क्या थॉट्स दिए हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कोलोनियलिज्म को दिखाती हैं, उससे रिलेटेड हैं, कौन कौन सी बुक्स हैं जो थियरी कोलोनियलिज्म एज ए थियरी इस्टेब्लिश करती हैं और डिफरेंट डिफरेंट क्रिटिक्स की राय देती हैं कोलोनियलिज्म के बारे में। केवल वही पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जो बेसिक लेवल पर कोलोनियलिज्म जानने के लिए ज़रूरी हैं, रूट लेवल पे। केवल फंडामेंटल पॉइंट्स ही डिस्कस करूंगा, और ध्यान दीजिएगा ये केवल आपकी फाउंडेशन ले करने के लिए है। इसके बाद जितने राइटर्स एसोसिएटेड हैं, जितने क्रिटिक्स एसोसिएटेड हैं कोलोनियलिज्म से, फिर उनकी थियरी को डील करते हैं डीप में जाके, तो हम वहां नहीं जाएंगे। हम केवल ध्यान रखेंगे उन चीज़ों का कि आने वाले एलटी एग्जाम में या किसी भी एक नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कौन सा बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। केवल वहीं तक हमारा ये डिस्कशन जुड़ा रहेगा, उसी डेप्थ तक जाएगा केवल। सबसे पहले तो हम कोलोनियलिज्म क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है इस पर डिस्कशन करते हैं, क्योंकि आने वाले एग्जाम में इसकी बहुत संभावना है कि वो पूछ ले कि निम्न में से कौन सा फीचर है कोलोनियलिज्म का। तो सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिए, कोलोनियलिज्म का मतलब होता है उपनिवेशवाद, अर्थात आप किसी क्षेत्र को, राज्य को, देश को अपनी कॉलोनी बना लें, अपने क्षेत्र का हिस्सा बना लें, अपना उपनिवेश बना लें। ठीक है, तो कोलोनियलिज्म का क्या है? ये तब होता है जब एक ग्रुप कंट्रोल करने लगता है और डोमिनेट करने लगता है दूसरे ग्रुप के ऊपर। तो जो ग्रुप डोमिनेट हो जाता है इजीली, वो कॉलोनी बन जाता है डोमिनेंट ग्रुप का। लिखा है उपनिवेशवाद तब होता है जब एक समूह, एक देश, एक राज्य दूसरे समूह, दूसरे देश, दूसरे राज्य को अपने नियंत्रण में ले लेता है और अपने कंट्रोल में ले लेता है पूरी तरीके से। आप समझ गए? और ध्यान दीजिएगा, वहां जाकर रहने लगता है, वहां का क्षेत्र, वहां के कल्चर, वहां की जो लैंड है, वहां के जितनी भी सारी चीजें हैं, सब पर कब्जा हो जाता है। इसकी विशेषता है सेटलिंग इन द न्यू लैंड। जिस लैंड पर कब्जा किया गया है, जिसे कॉलोनी बनाया गया है, वहां जाकर कोलोनाइज करने वाला डोमिनेंट ग्रुप जो है सेटल, बस जाता है, और वहां की पॉलिटिक्स, वहां की इकोनॉमी सभी को अपने कंट्रोल में ले लेता है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो नई जमीन जहां कब्जा किया है, वहां बस जाते हैं जाकर जो डोमिनेंट ग्रुप रहता है, जिसने कंट्रोल किया है, और वहां की राजनीति, वहां की अर्थव्यवस्था सभी कंट्रोल में ले लेता है। आपने देखा होगा इंडिया में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था जब इंग्लिश पीपल इंडिया में आए थे। उसके बाद में उन्होंने धीरे धीरे सारी चीजों को अपने कंट्रोल में ले लिया था, तो इंडिया कॉलोनी बन गया था ब्रिटिशर्स की। नेक्स्ट फीचर है इसका कि जो स्ट्रॉन्गर कंट्री रहता है, जो डोमिनेंट ग्रुप रहता है, जिस ग्रुप पर वो डोमिनेट करता है, जिसे अपने कब्जे में लेता है, वहां के रिसोर्सेस पर, वहां के रिसोर्सेस पर अपना कब्जा कर लेता है, अपने लिए यूटिलाइज करता है, वहां के कल्चर पर अपना कल्चर थोप देता है, क्योंकि वो ये मानता है हमारा कल्चर ज्यादा रिच है, ज्यादा सुपीरियर है, और सामने वालों को उनका कल्चर जो है वो अनसिविलाइज्ड है, इसलिए उन पर अपना कल्चर थोप देता है, और वहां के जो परिस्थितियों के हिसाब से जो रूल्स रहते हैं उनको चेंज कर देता है, अपने नियम थोप देता है। तो जो पाप यही कॉलोनियलिज्म में होता है, जब किसी को आपने अपनी कॉलोनी बना लिया, तो वहां जाकर आप अपना एजुकेशन सिस्टम, अपना कल्चर, अपने रूल्स, अपना डिसिप्लिन लागू कर देते हैं। शक्तिशाली देश वहां के संसाधनों पर कब्जा कर लेते हैं, अपनी संस्कृति थोप देते हैं, और वहां के लोकल नियमों को बदलकर अपने नियम लागू कर देते हैं। आपने देखा होगा सारे, जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, अंग्रेज शासन कर रहे थे, तो सारे नियम कहां से बनकर आते थे? ब्रिटिश पार्लियामेंट से बनकर आते थे, हम पर थोप दिए जाते थे।
इसका नेक्स्ट फीचर है कि कोलोनियलिज्म क्या है, ये 16th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ यूरोप में, ध्यान दीजिएगा। और 1599 के आसपास ही आपने पढ़ा होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की क्वीन एलिजाबेथ। उसके बाद वो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए जो ईस्टर्न कंट्रीज थे वहां निकल गई, और धीरे धीरे उसने जहां जहां व्यापार किया उन्हें अपनी कॉलोनी बना लिया, धीरे धीरे कब्जा करते गए। यूरोपियंस ने 16th सेंचुरी में अपना नेविगेशन बहुत मजबूत कर लिया था, अपने जहाज वगैरह ये सब बहुत मजबूत कर लिए थे, शिप्स वगैरह मैप्स वगैरह बड़े स्ट्रॉन्ग कर लिए थे, इजीली किसी कंट्री में पहुंच सकते थे, सब कुछ कर लिया था। इसने बहुत हेल्प किया कंट्रोल करने में, दूसरे कंट्रीज तक पहुंचने में, उनके बारे में जानकारी हासिल करने में, उनकी कमजोरियां हासिल करने में, और अपने यहाँ की आर्मी से लेकर अपने यहाँ की जो अच्छी चीजें वहां तक पहुंचाने में। 16th सेंचुरी यूरोपीय लोगों का नेविगेशन बहुत अच्छा था, जहाज सिस्टम का बहुत अच्छा था, उन्होंने मैप्स वगैरह बना लिए थे जर्नी के, यात्रा के, रास्ते के, जिसके कारण कॉलोनियल सिस्टम, उपनिवेशवाद बहुत तेजी से बढ़ा। ये फीचर्स हैं। अगर डेफिनेशन आती है एग्जाम में तो कई सारे ऑप्शन देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा फीचर है जो कोलोनियलिज्म को डिफाइन करता है, कौन सी लाइन है, कौन सा एक्सप्लेनेशन है जो कोलोनियलिज्म को डिफाइन करता है। एक चीज और ध्यान दीजिए, एक और टर्म है इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद। इस इंपीरियलिज्म में और कोलोनियलिज्म में क्या डिफरेंस है ये हमेशा ध्यान दीजिए। इंपीरियलिज्म में क्या होता था, एक राजा का पास बहुत बड़ा राज्य होता था, वो पास के राज्य पर अटैक करता था और उसे अपने में मिला लेता था। लेकिन यहाँ पर शासन इन्हीं लोगों का रहने देता था, कहता था तुम्हारे यहाँ की राजनीति और इस पर हमारा कंट्रोल होगा, फैसले हमसे पूछ के लोगे, शासन तुम ही करोगे, हम यहाँ पर रहने नहीं आएंगे। ये इंपीरियलिज्म का हिस्सा होता था, साम्राज्यवादी नीति, साम्राज्य बढ़ाने वाली नीति। कोलोनियलिज्म में वहां जाके रहते हैं लोग, अंग्रेज यहाँ आकर रहने लगे थे। तो देखिए कोलोनियलिज्म क्या होता है, ये बहुत बड़े स्केल पर लोग वहां जाकर सेटल हो जाते हैं और अपनी कॉलोनी बना लेते हैं, जैसा नॉर्थ अमेरिका में अंग्रेजों ने किया, ऑस्ट्रेलिया में किया। और ध्यान दीजिए इंपीरियलिज्म, इंपीरियलिज्म में क्या होता है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंट्रोल करते हैं, शुरुआत में सिग्निफिकेंट सेटलमेंट जाके रहते नहीं हैं। तो जब स्टार्टिंग में ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह ये सब लोग आए थे तो ये यहाँ रहने नहीं आए, बस इन्होंने धीरे धीरे पॉलिटिकल होल्ड, इकोनॉमिक होल्ड ये सब बनाया, इस उद्देश्य से आए थे, लेकिन बाद में इन्होंने उसे इंडिया को कॉलोनी बना दिया था, हर चीज पर काबू कर लिया था, यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज पर भी काबू कर लिया था। अब ध्यान दीजिए जस्टिफिकेशन फॉर कोलोनियलिज्म। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर ये जो अंग्रेज लोग हैं ना, ये ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए हैं, अभी भी वहीं हैं, नॉर्थ अमेरिका में जाकर बस गए हैं। तो नॉर्थ अमेरिका में जो लोग रहते हैं उनकी रूट्स यहीं की हैं, ब्रिटिश की रूट्स हैं अभी भी, यहां से वो लोग चले गए, यहां से वो लोग इंडिया से चले गए। अब है कोलोनियलिज्म करते क्यों हैं लोग, इसके क्या जस्टिफिकेशंस देते हैं, क्या रीजंस देते हैं, कोलोनियलिज्म होता क्या है, होता क्यों है, कौन कौन से कारण हैं कि लोग जो हैं दूसरे राज्य को, दूसरे ग्रुप को अपनी कॉलोनी बनाने के लिए उतारू हो जाते हैं, ऐसा करते क्यों हैं, इसका क्या जस्टिफिकेशन है। जो उपनिवेशवादी लोग हैं वो अपने शासन को कि हमने सामने वाले को अपनी कॉलोनी बना लिया, उस कंट्री के ऊपर हमने कब्जा कर लिया, ऐसा करते क्यों हैं, कौन कौन से रीजन उन्होंने बताए हैं कि इन कारणों की वजह से हम कोलोनियलिज्म सामने वाली कंट्री को, सामने वाले स्टेट को, लोगों को, ग्रुप को, किसी को भी अपनी कॉलोनी बना रहे हैं। पहला कारण तो रिलीजन, लोग अपना धर्म का प्रचार करते हैं। और इंडिया में आपने देखा कि जो क्रिश्चियंस थे वो बहुत अधिक मात्रा में आए, अपने धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया। जो हमारे यहाँ शेड्यूल कास्ट लोग थे जिनको जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया गया था, उनमें बहुत सारे लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए, बहुत सारे लोग बुद्धिज्म को भी एक्सेप्ट कर लिए थे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, दे सेड, ये बताते हैं कि ये अपने धर्म का प्रचार करते हैं, लेकिन इस धर्म के प्रचार के पीछे इनका उद्देश्य वही होता है, नेटिव लोगों का शोषण करना, जो वहां के निवासी होते हैं उनका शोषण करना मुख्य उद्देश्य होता है। लेकिन कहते ये लोग ये हैं कि हम अपने धर्म के प्रचार के लिए
दूसरे देश में जाकर, दूसरे राज्य में जाकर, दूसरे ग्रुप में जाकर कब्जा करते हैं, उसे अपनी कॉलोनी बनाते हैं। हमारा उद्देश्य धर्म का प्रचार करना होता है, ऐसा बहुत लोगों ने कहा। दूसरी एक नेचुरल लॉ थियोरी है कि प्रकृति का नियम है, जो पावरफुल है, जो ज्यादा सिविलाइज्ड है, वो बारबेरियंस पर, अनसिविलाइज्ड लोगों पर शासन करेगा। ये प्राकृतिक नियम की थियरी है। कुछ यूरोपियंस ये बात मानते हैं कि जहां जहां उन्होंने कॉलोनीज बनाई जाके, वहां के जो नेटिव लोग थे, निवासी, मूल निवासी थे, वो सब अनसिविलाइज थे और ऐसे लोगों पर शासन किया जाना चाहिए। क्योंकि प्राकृतिक कानून का सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है, कि जो आदिवासी और असभ्य लोग होते हैं उन्हें शासन करना नहीं आता है। इसीलिए जो सिविलाइज लोग थे उन्होंने जाकर वहां पर शासन किया। वो खुद को शासन के योग्य समझते थे, वो कहते थे हम बॉर्न ही हुए हैं शासन करने के लिए। अब ध्यान दीजिए, हमने लिबरल, एक चीज और है, ये कोलोनियलिज्म की जो हमने बात की, अभी उपनिवेशवाद की, इसको लेकर कुछ उदारवादी दृष्टिकोण भी है एक, ठीक है ना, जस्टिफाई करने का एक उदारवादी दृष्टिकोण है। इनमें दो तीन विचारक हैं, उनका मैं आपको नाम बता दूं। सबसे पहले तो कुछ इनलाइटमेंट थिंकर हैं, इनलाइटमेंट की फिलॉसफी है जो जुड़ी हुई है, रेस्टोरेशन एज में ये फिलॉसफी आई थी और इसी फिलॉसफी से इंस्पायर होकर बाद में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। मैंने शायद किसी वीडियो में इसकी चर्चा भी की है, इन्हीं चीजों की। तो ध्यान दीजिए अच्छे से, जो इनलाइटमेंट थिंकर्स थे जिनमें कांट हैं, एडम स्मिथ हैं, इन्होंने इस कोलोनियलिज्म की आलोचना की। किस आधार पे? कि एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, जो नेटिव्स लोग हैं उन लोगों का शोषण नहीं होना चाहिए। लेकिन इन्होंने ये भी माना साथ साथ में कि जो जहां कब्जा किया यूरोपियंस ने जाके, वो लोग विकसित नहीं थे, कम विकसित थे, तो इनके पहुंचने से वहां पर थोड़ा सा विकास हुआ है। अर्थात वहां के लोकल लोगों को बारबेरियंस, अनसिविलाइज्ड माना इन्होंने अपनी थियरी में। एक जॉन स्टुअर्ट मिल हैं जो इकोनॉमिस्ट हैं, 19th सेंचुरी के इंग्लिश फिलोसफर भी हैं और पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट भी हैं। इन्होंने भी कोलोनियलिज्म को सपोर्ट किया। जैसे इन्होंने सपोर्ट किया इस आधार पे कि वो लोग कम डेवलप्ड थे, ऐसे इन्होंने भी सपोर्ट किया कोलोनियलिज्म को। कहा ये एक तरीका है जो बैकवर्ड सोसाइटीज हैं, अनसिविलाइज सोसाइटीज हैं, उनको सिविलाइज बनाने का। जब सिविलाइज लोग जाके वहां पे शासन करेंगे तो अपने नियम, अपना कल्चर, अपनी सिविलिटी वहां स्प्रेड करेंगे, अपना धर्म, अपना कानून, अपनी एजुकेशन सब स्प्रेड करेंगे, तो वहां के लोकल जो बारबेरियंस हैं वो सिविलाइज्ड हो जाएंगे। ऐसा इनका मानना था। एक और फिलोसफर हैं एलेक्सिस, ये भी 19th सेंचुरी के फ्रेंच फिलोसफर हैं। इन्होंने जो फ्रांस ने कोलोनियलिज्म किया था कई जगह जाकर, उसको भी इन्होंने इंडोर्स, जस्टिफाई किया और कहा यह हमारे देश के हित में था। ऐसा इन्होंने कहा, ये हमारे देश के हित में था, इसलिए हमने किया। ह्यूमैनिटेरियन रीजंस नहीं थे कि वहां के लोगों को शिक्षित करना, वहां के लोगों को सिविलाइज बनाना, ये हमारा पर्पस नहीं था। ऐसा इन्होंने माना। अब एक मार्क्सवादी दृष्टिकोण भी है इस कोलोनियलिज्म को लेकर। मार्क्सवाद क्या कहता है? कोलोनियलिज्म जो है, मार्क्सवाद कोलोनियलिज्म को मानता है कि ये कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। इसमें जो पूंजीवादी लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो लेबर क्लास का शोषण करते ही करते हैं। अर्थात जो लोग वहां पर शासन करते हैं जाकर, वो वहां के नेटिव लोगों का शोषण करते ही करते हैं, ये एकदम तय है। क्यों करते हैं? क्योंकि जिन कॉलोनीज, जहां जाकर वो अपनी कॉलोनीज स्टैब्लिश कर लेते हैं, वहां लेबर बहुत चीप होता है, वहां रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता है। लेनिन बात का एक सिद्धांत है, वो साम्राज्यवाद के बारे में बात करते थे। वो कहते थे जब साम्राज्यवाद हो, जैसे अंग्रेज इंडिया में आए थे, ये फर्स्ट स्टेज थी कैपिटलिज्म की। हालांकि वो यहाँ से बाद में चले जाते हैं 1947 के अराउंड, लेकिन वो कहते हैं कि जब भी कहीं इंपीरियलिज्म होता है, साम्राज्य का विस्तार होता है, तो पूंजीवादी युग की शुरुआत हो जाती है। एक और क्रिटिक हैं वॉल्टर स्टेन, उनकी भी अपनी थियरी है। वो भी कोलोनियलिज्म में मानते थे कि इस कोलोनियलिज्म इसलिए होता है क्योंकि पूरी दुनिया में अनइक्वालिटी है। अगर लोग सब बराबर होंगे तो कोलोनियलिज्म होगा ही नहीं। कोलोनियलिज्म इसीलिए होता है क्योंकि अनइक्वल होते हैं। एक ऊंचा है, सिविलाइज्ड है, जेंटल है, पढ़ा लिखा है, और दूसरा अनसिविलाइज्ड है। तो जो सिविलाइज्ड है वो अनसिविलाइज्ड के ऊपर शासन करता ही है, उससे ज्यादा पावरफुल
होता ही है। वो कहते हैं कोलोनियलिज्म से हमेशा तभी होती है जब इनइक्वालिटी समाज में होती है और ग्लोबल इनइक्वालिटी होती है पूरी दुनिया में। अब ध्यान दो, एक फ्रेंच फेनन है, ये 20th सेंचुरी के फ्रेंच साइकेट्रिस्ट हैं और फिलोसफर भी है। इनका मानना था कि जब हिंसक प्रतिरोध आप करेंगे, वायलेंट रेसिस्टेंस, हिंसक प्रतिरोध आप करेंगे, तो हिंसक प्रतिरोध बहुत जरूरी है अपने देश को आजाद कराने के लिए कॉलोनियल रूल से। हमारे देश में भी आप देखिए हिंसा हुई, और ऐसी हिंसा ये जरूरी मानते हैं उपनिवेशवाद से मुक्ति पाने के लिए, तभी सच्ची स्वतंत्रता होती है। और फ्रेंच फेनन की कुछ बुक्स हैं जो बहुत फेमस हैं। फ्रेंच फेनन की जो बुक्स हैं वो बहुत फेमस हैं, कोलोनियलिज्म के बारे में उन्होंने दिखाया है अपनी बुक्स में। और ध्यान दीजिएगा, हो सकता है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। देखिए ये बुक्स हैं उनकी, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क बहुत फेमस है, 1952 में आई थी। और द रैचेड ऑफ द अर्थ, हमें तो ये लगता है कि ये रैचेड ऑफ द अर्थ अगर वो कोलोनियलिज्म से पूछता है तो यही बुक पूछ लेगा, रैचेड ऑफ द अर्थ किसने लिखी है, ये किसकी बुक है। ये बहुत ही फेमस बुक है जो कोलोनियलिज्म को दिखाती है। फ्रेंच फेनन नाम है इनका, 1961 में आई थी। गांधी जी ने भी बहुत कुछ लिखा है कोलोनियलिज्म के बारे में। गांधी जी नॉन वायलेंस के सपोर्टर थे और उन्होंने सत्याग्रह चलाया इस कोलोनियलिज्म से मुक्ति पाने के लिए। क्योंकि ये जो थियरी, जो विमर्श मैं ऊपर दे रहा हूं, ये पोस्ट कोलोनियल विमर्श हैं कि अपने देश को डीकोलोनाइज कैसे करें, कोलोनाइजेशन से मुक्ति कैसे दिलाएं अपने देश को। उसमें एक तरीका था हिंसा के द्वारा, जो कि फ्रेंच फेनन का मानना था। दूसरा महात्मा गांधी का सिद्धांत था, वो कहते थे अहिंसा, प्रतिरोध करो लेकिन अहिंसात्मक होना चाहिए, उसे उन्हें सत्याग्रह का नाम दिया था। तीसरे हैं एडवर्ड सैड। अब ये एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ओरिएंटलिज्म एक बुक भी थी, और ओरिएंटलिज्म की थियरी किसने दी पोस्ट कॉलोनियल टाइम में। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बुक भी थी ओरिएंटलिज्म, और ध्यान दीजिएगा ये थियरी ओरिएंटलिज्म की किसने दी, तो उसका आंसर है एडवर्ड सईद ने। एडवर्ड सईद बॉर्न जो है जेरूसलम में हुए थे, जहां इजराइल है। तो ये पैलेस्टीनियन है बाई बर्थ, लेकिन बाद में अमेरिका में सेटल हो जाते हैं, वहीं इनकी लिटरेरी थियरीज आई थी। तो ये अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक के रूप में भी है, लेकिन बॉर्न पैलेस्टीनियन है। इन्होंने ओरिएंटलिज्म बताया। इन्होंने बताया कि जो पश्चिमी देश हैं, उन्होंने दूसरी कंट्रीज के ऊपर कैसे कब्जा किया और उसको जस्टिफाई किया, किस आधार पे किया, क्या औचित्य था इस बात का कि पश्चिमी देश क्यों सुपीरियर थे, ये बताया इन्होंने अपनी थियरी में। और बाकी अदर कंट्रीज को इन्होंने अदर कहा, उनके पास क्या क्या मिसिंग था जिसकी वजह से उन पर इन अंग्रेजों ने कब्जा किया। इन्होंने इस ओरिएंटलिज्म में समझाया बहुत अच्छे से, और इन्होंने बताया कि पश्चिमी देशों ने दूसरे देशों पर शासन कैसे किया, किस आधार पर किया, कौन कौन से कारण थे, कौन कौन सी विशेषताएं थी जो वेस्ट के साथ जुड़ी हुई थी, कौन कौन सी कमियां थी जो ईस्ट के साथ जुड़ी हुई थी। ये उन्होंने अपनी इस बुक में बताया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरिएंटलिज्म थियरी किसने दी और ये बुक ओरिएंटलिज्म किसकी लिखी हुई है, मैं इसके बारे में बता दूं। लिखा होगा मैंने, ओरिएंटलिज्म एडवर्ड सईद की, और 1978 में ये बुक आई थी। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, जो फोर्थ क्रिटिक हैं, एसोसिएटेड हैं पोस्ट कॉलोनियल थियरीज से, वो हैं गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक। ये कोलकाता में बॉर्न हुई हैं, लेकिन इस समय किसी फॉरेन कंट्री में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक ये इंडियन स्कॉलर हैं, लिटरेरी थियरिस्ट हैं, फेमिनिस्ट क्रिटिक हैं, और प्रोफेसर हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, और लिविंग राइटर हैं, जीवित हैं इस समय। इन्होंने एक एसे लिखा, और ध्यान दीजिएगा वो बहुत फेमस है पोस्ट कॉलोनियल थियरी को दिखाने के लिए। उसमें इन्होंने लिखा, उसका नाम था कैन द सबाल्टर्न स्पीक। ध्यान दीजिए, ये भी उतना ही फेमस है, कैन द सबाल्टर्न स्पीक। सबाल्टर्न का मतलब भाई पिछड़े हुए, जो क्रस्ड लोग हैं, जो डाउन ट्रॉडन लोग हैं, ठीक है ना, उनके बारे में कहा, क्या उनकी आवाज होती है साहित्य में कहीं भी।
अगर बोलते हैं तो कितनी दबी कुचली उनकी आवाज़ होती है, कितने तरीकों से बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, उनकी आवाज़ में क्या डिफरेंस होता है, उनके बोलने में क्या तरीका होता है, उनका तरीका कैसे डिफर करता है डोमिनेंट क्लास से, ये उन्होंने दिखाया है अपने इसमें वर्क में। कैन द सबाल्टर्न स्पीक, इन्होंने ये सवाल पूछा गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक कि जो वॉइस आवाजें हैं ऑपरेस्ड क्लास की, ऑपरेस्ड क्लास जो दबे हुए कुचले हुए लोग हैं, क्या उनकी आवाज वास्तव में सुनी जाती है? ये क्वेश्चन पूछा इन्होंने अपने इस वर्क के थ्रू, और ये वर्क गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक का बहुत फेमस है, कैन द सबाल्टर्न स्पीक। आपको इसका नाम भी याद रखना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो बुक्स मैंने यहाँ लिखी हैं कॉलोनियल पोस्ट कॉलोनियल थियरी से जुड़ी हुई, इनको आपको रट लेना है। किसी भी कंपटीशन में, वो यूजी लेवल के कंपटीशन से यूजीसी नेट लेवल के कंपटीशन तक यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आने वाले एलटी इंग्लिश के एग्जाम में बिल्कुल भी पूछा जा सकता है इन बुक्स से रिलेटेड कि ये बुक्स किसने लिखी हैं। कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए, कॉलोनियलिज्म आप समझ गए होंगे, ये एक तरीका है कंट्रोल करने का और नेटिव लोगों को एक्सप्लॉइट करने का, जहां जाकर कोई भी पावरफुल व्यक्ति अपनी कॉलोनी बना लेता है। इससे समाज बदल जाता है, वहां की जमीन पर लोग कब्जा कर लेते हैं और समाज में इनइक्वालिटी फैल जाती है, क्योंकि जो कब्जा कर लेते हैं वो अपने आप को रिच बनाते रहते हैं वहां के मीन्स से, और वहां के लोगों को गरीब बना देते हैं। आज अगर हम बात करें पोस्ट कॉलोनियल एज में, तो जो इंडिजिनस स्कॉलर हैं, नेटिव स्कॉलर हैं, जहां जहां अंग्रेजों ने कब्जा किया था, वो अब लड़ रहे हैं, क्योंकि डिकोलोनाइजेशन चाहते हैं वो अपने देशों का, एकदम उनका अपना कल्चर हो, अपनी सब चीजें हो, एकदम वो इफेक्ट चला जाए उनके यहाँ से, जो इफेक्ट लंबे समय तक रहा है उनके कल्चर। इसीलिए वो अपने कल्चर को अब रिवाइव करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं वो रेस्पेक्ट मिल सके, जो इंडिजिनस वहां के नेटिव लोग हैं उन्हें अपने अधिकार मिल सके। ये सारे पोस्ट कॉलोनियल जो थियरिस्ट हैं वो यही आवाजें उठाते हैं अपने टेक्स्ट में। वो कहते हैं कि आदिवासी जो, मतलब जैसे इंडिया के स्कॉलर्स, जैसे अफ्रीका के स्कॉलर्स, वो पश्चिमी प्रभावों का विरोध करते हैं और कहते हैं उपनिवेशवाद से मुक्ति मिले। अंग्रेज तो छोड़ के चले गए, लेकिन बहुत सारी अंग्रेजियत अभी बाकी है, तो अपने कल्चर को रिवाइव करना चाहते हैं। हमारे पुराने जो अधिकार राइट्स थे हमारे लोकल, वो सब वापस करना रिवाइव करना चाहते हैं, हमारा वो सम्मान फिर से वापस आए। फिर से वही बातें मैं करूंगा आपके साथ। कुछ कॉलोनियल टेक्स्ट हैं जिनके राइटर्स आपको याद रखना है। थिंग्स फॉल अपार्ट आपके सिलेबस में आप पढ़िएगा, कैसे दिखाया है उन्होंने कॉलोनियल अफ्रीका के बारे में। थिंग्स फॉल अपार्ट चिनुआ एचबी का है, 1958 में है, आपको याद रखना है। पैसेज टू इंडिया ईएम फॉस्टर का है, ये भी कॉलोनियल वर्क है। हार्ट ऑफ डार्कनेस जोसेफ कोनरेड का है, कॉलोनियल वर्क है। मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रश्दी का है, 1981 में आया, ये भी कॉलोनियल वर्क है। और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय का कॉलोनियल वर्क है। ये सारे वर्क्स और इनके राइटर्स आपको याद रखने, इनमें से कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत डीप नहीं पूछेगा, वो कॉलोनियलिज्म पूछेगा, इसकी डेफिनेशन क्या है, कौन से इसके फीचर्स होते हैं, या फिर वो किसी राइटर को उठा लेगा और उसका वर्क पूछेगा। और ये थियरीज हैं उसकी, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। डिस्कोर्स ऑन कॉलोनियलिज्म एमी सेज़र की है। ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क फ्रांस फैनन का है। रेचिड ऑफ द अर्थ फ्रांस फैनन का है। द कॉलोनाइजर एंड द कॉलोनाइज अल्बर्ट मैमी का है। और ओरिएंटलिज्म जो बहुत फेमस है एडवर्ड सईद का है। कैन द सबाल्टर्न स्पीक गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक का वर्क है। ये इतनी चीजें अगर आप तैयार कर लेते हैं तो कॉलोनियलिज्म से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आप इजीली उसको रिप्लाई कर पाएंगे। So thank you friends, thank you very much.